ऐप 48 हिंदी अध्याय 251 अध्याय 165 विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला का प्रथम विकास। जैसे ही रात हुई, लिन चेन ने अपना भोजन समाप्त किया और देखा कि छोटी लोमड़ी जाग गई थी। शुरुआत में वह थोड़ा सा बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने चीजों को अच्छी तरह से संभाला और खुशी से हंसने लगा। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। लिन चेन ने 500 रुपये निकाले और कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम। इस बार तुम बहुत बहादुर थे। वह जानता था कि छोटी लोमड़ी को दर्द से सबसे अधिक डर लगता है, इसलिए कभी कभी प्रोत्साहन के रूप में पैसे का उपयोग करना एक अच्छा तरीका था। छोटी लोमड़ी ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया, अपने पंजों से पैसे पकड़े और अपना सिर लिन चेन के करीब कर लिया। जल्दी मत करो, लिन चेन ने कहा, पहले अपना खाना खत्म करो। छोटी लोमड़ी वास्तव में थोड़ी भूखी थी और जल्दी से भोजन निगलने के बाद जब लिन चेन ने छोटी लोमड़ी के बदलावों की जांच शुरू की तो उसने संतुष्ट होकर डकार ली। फ्लेम फॉक्स स्तर 18 प्रमुख वंश फ्लेम फॉक्स 1.9991%, सिल्वर मून फॉक्स 22.20045%, नेदरवर्ल्ड फॉक्स 19.00045%। छिपी हुई रक्तरेखा 38.1932%, प्रदूषित रक्तरेखा 18.6068%। कौशल 1 सुपर फायरबॉल पूर्णता। कौशल 2 ज्वलन तूफान महारत। कौशल 3 विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला प्रवेश स्तर। रक्तरेखा में परिवर्तन 16.3923% था और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि लिटिल फॉक्स में जन्मजात रक्तरेखा बहुत कम है, जिसके कारण इसमें केवल 1% ही बचा है। आखिरकार विकसित होने से पहले ये पूरी तरह से एक फ्लेम फॉक्स था। डेटा 38.1932 को देखकर लिन चेन काफी संतुष्ट थे। डेटा का उपयोग पहले पैतृक विकास के लिए किया गया था और लिन चेन ने महसूस किया कि यह थोड़ा असाधारण था। खासकर इस बार लिटिल फॉक्स ने फीनिक्स एसेंस ब्लड का उपयोग किया, जो कि एक पौराणिक स्तर की मुख्य सामग्री है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कितनी पूंछें विकसित हो सकती हैं। लिन चेन ने इस प्रकार सोचा, फिर छोटी लोमड़ी से कहा, कौशल में बदलाव करके देखो। रक्त वंश को शुद्ध करना केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसमें कौशल परिवर्तनों पर भी ध्यान देना होगा। फिर लिटिल फॉक्स ने उन्हें एक एक करके आजमाया। सुपर फायरबॉल और फ्लेमिंग स्टॉर्म थोड़े बड़े हुए, लेकिन कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। यह अपेक्षित ही था। लिन चेन ने कहा, विश्व शुद्धिकरण की सच्ची ज्वाला का प्रयास करें। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया, आंखें मूंद ली, पूंछ घुमाई और पास खड़े व्यक्ति और 2 जानवरों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये बदला गया है। रंग बदल गया। मूलतः ट्रू फ्लेम मोड में लौ का रंग गहरा लाल था, लेकिन अब ये गहरा लाल और शुद्ध सोने के बीच का है। मतलब विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला दूसरे चरण के निकट पहुंच रही है। लिन चेन बहुत खुश था और उसे विश्वास था कि यदि लिटिल फॉक्स की विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला मास्टरी स्तर तक पहुंच गई तो यह निश्चित रूप से बदल जाएगा। सामान्यतः लिटिल फॉक्स की विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला पहले से ही महारत स्तर पर है। बूम! लिटिल फॉक्स ने ट्रू फ्लेम मोड में एक सुपर फायरबॉल फेंका और इसकी शक्ति वास्तव में पहले की तुलना में आगे बढ़ गई थी। लकड़ी के दांव को पिघलाने की गति दोगुनी से भी अधिक थी। छोटी लोमड़ी शक्ति को देखकर खुशी से हंस रही थी। यद्यपि यह प्रक्रिया कष्टदायक थी, लेकिन इस सुधार से लिटिल फॉक्स को यह महसूस हुआ कि यह कष्ट सहना उचित था। यह देखकर बड़े सफेद भालू को और भी अधिक ईर्ष्या महसूस हुई। तुम भी जल्द ही उठ जाओगे, लिन चेन ने फिर से वादा करना शुरू किया और बड़े सफेद भालू ने सिर हिलाया। हालांकि छोटी लोमड़ी को शब्दों से कुछ हद तक परिचित महसूस हुआ। लिन चेन को अब ऐसा लग रहा था कि उसने लेवल 15 पर अर्चन को छू लिया है और यह वास्तव में तेजी से आ रहा था, विशेष रूप से 2 स्पिरिट बीस्ट्स के साथ उड़ते हुए। विशेष रूप से लिटिल फॉक्स, जिसे उनमें से सबसे अधिक स्तर ऊपर उठाना पसंद था। अगले 2 महीनों के लिए बस स्पिरिट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट में रहो और पागलों की तरह आगे बढ़ो, लिन चेन ने टिप्पणी की, ये स्वीकार करते हुए कि लिटिल फॉक्स ने इस समय के दौरान एक ठोस नींव रखी थी और अंततः घोषणा की। ये सुनकर छोटी लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। ऊपर का स्तर ... लिटिल फॉक्स को शुद्ध करने के बाद लिन चेन कीमतों के बारे में पूछने के लिए लिंग माउंटेन सिटी गए, परिणाम से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। यहाँ जड़ी बूटियां पूरी थीं, फिर भी कीमतें बहुत अधिक थीं। वर्तमान में लिन चेन के पास मौजूद 5,50,000 से केवल 3 वस्तुएं ही खरीदी जा सकती थीं, जिससे केवल 80,000 या उसके आसपास ही बचते थे, इसलिए 2 वस्तुएं गायब थीं।
पहली बार लिन चेन को लगा कि पैसा स्थायी नहीं है और लाचारी में उसने युद्ध शतरंज की बिसात की ओर अपनी नजर घुमाई। स्पिरिट अकादमी के नियम थे कि यदि कोई युद्ध शतरंज की बिसात में गतिरोध को समझ लेता है तो उसे औषधि तिजोरी में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। ये प्रति अवसर सैकड़ों हजारों के बराबर था। हालांकि युद्ध की बिसात को समझना आसान नहीं था। लिन चेन को पढ़ने में आनंद आता था, विशेष रूप से रणनीति पर आधारित पुस्तकें पढ़ने में, तथा उनमें उनकी हमेशा से रुचि रही थी, मुख्यतः हुआक्सिया के पैतृक सामरिक ज्ञान के खजाने के कारण। अपने खाली समय में लिन चेन ने 3 सिर वाले आत्मा जानवर को अपने आप प्रशिक्षित करने दिया, जबकि वह युद्ध शतरंज की ओर बढ़ गया। 3 महीने का प्रतिबंध हटा लिया गया। अब लिन चेन फिर से युद्ध शतरंज को चुनौती देना जारी रख सकता था। लिन चेन की उपस्थिति के लिए डिंग फैंग वास्तव में बहुत रुचि रखते थे। पिछली बार लिन चेन की डेथ वॉरियर रणनीति से आश्चर्यचकित थे। वर्तमान में कैंगलिंग प्राचीन देश अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, जहां व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता था तथा अक्सर युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में कुशल लोगों की उपेक्षा की जाती थी। कैंगलिंग प्राचीन देश की राष्ट्रीय अकादमी के रूप में स्पिरिट अकादमी ने इतिहास के सबक से सीखा तथा भविष्य में संभावित राष्ट्रीय स्तर के युद्धों से बचाव के लिए युद्ध शतरंज को प्राथमिक परियोजना के रूप में बनाए रखा। यदि उस समय तक कोई योग्य सेनापति मौजूद नहीं होता तो कैंगलिंग प्राचीन देश निश्चित रूप से फिर से निराशाजनक स्थिति में आ जाता। इस बार आप क्या आजमाना चाहते हैं? डिंग फैंग ने पूछा। लिन चेन ने कहा, मैं गतिरोध की कोशिश करना चाहता हूं। तुरंत समझते हुए डिंग फैंग ने पूछा, सामग्री खत्म हो रही है? लिन चेन ने इसे छिपाए बिना सिर हिलाया और कहा, मेरा दूसरा आत्मा जानवर विकसित होने के लिए तैयार है। आपके पास कितने टुकड़े कम हैं? 2 टुकड़े। ठीक है, आप एक चुनेंगे। यदि आप इसे हल कर लेंगे तो मैं आपको 2 दूंगा, डिंग फैंग ने कहा। आश्चर्यचकित होकर लिन चेन ने कहा, क्या अकादमी का नियम केवल एक ही टुकड़ा प्रदान नहीं करता है? डिंग फैंग ने कहा, युद्ध की बिसात पर कई गतिरोध हुआ करते थे, लेकिन कई वर्षों में उनमें से कई को सुलझा लिया गया और अब केवल बहुत कठिन गतिरोध ही बचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कम लोग आते हैं। ये सुनकर लिन चेन ने भी सिर हिलाया। युद्ध की बिसात ऐसी चीज नहीं थी जिसे व्यक्तिगत लड़ाकू ताकत से सुलझाया जा सके, यह मुख्य रूप से व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर था। बोलते हुए लिन चेन ने युद्ध शतरंज की बिसात पर अपनी नजर घुमाई। सबसे अधिक गतिरोधपूर्ण लड़ाई कैंग माउंटेन अभियान थी। इस युद्ध में कई लोग मारे गए, इसलिए अभियान को कई चरणों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण। कैंग पर्वत अभियान के प्रारंभिक चरण में मानव जाति के पास अभी भी काफी ताकत थी, लेकिन मध्य और बाद के चरणों तक मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिससे आगे बढ़ना और भी कठिन हो गया। क्या मैं अध्ययन के लिए कुछ सामग्री वापस ले जा सकता हूं? लिन चेन ने पूछा। बिल्कुल, डिंग फैंग ने विनम्रता से कहा, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। लौटने के बाद लिन चेन दीपक के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि जियाओबाई और जियाओ होंग सक्रिय रूप से प्रशिक्षण में लगे हुए थे। जियाओबाई ने मुख्य रूप से अपने कौशल को निखारा, जबकि जियाओ होंग ने अपने स्तर पर ध्यान केंद्रित किया। अमर जानवर आत्मा वसंत एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से उनके लिए योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई थीं। कई दिनों के बाद लिन चेन जितना अधिक पढ़ता गया उतना ही अधिक उसमें तल्लीन होता गया, फिर भी जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अधिक कठिन होता गया। कैंग माउंटेन अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू विभिन्न प्रभुत्वशाली गुट थे, क्योंकि यद्यपि प्रत्येक मानव प्रतिभागी राक्षस जाति को हराना चाहता था, फिर भी समस्या ये थी, नेतृत्व की कमी। प्रथम राष्ट्रीय उपदेशक गुवेई की बात की सफलता कई कारणों से थी। सबसे पहले उन्होंने नेतृत्व की कमी की समस्या का समाधान किया। दूसरे, एक बड़ी हार का अनुभव करने के बाद मानव जाति ने सामरिक नेताओं की स्थिति को महत्व देना शुरू कर दिया और अब वह व्यक्तिगत कौशल का अंधाधुंध पीछा नहीं करती। इस प्रकार लिन चेन ने समझा कि कैंग माउंटेन अभियान को हल करने के लिए इस दृष्टिकोण से संपर्क करना होगा। तथापि जब लिन चेन ने युद्ध शतरंज में प्रवेश किया तो वह कई बड़े खिलाड़ियों के बीच एक छोटा सा मोहरा था और ऐसी स्थिति में अपनी बात कह पाना स्वर्ग तक पहुंचने के समान कठिन था। 15 दिन बाद लिन चेन युद्ध शतरंज क्षेत्र में वापस लौटा। डिंग फैंग ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी? क्या तुमने कुछ समझ लिया? थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। वाकई सिर्फ कागज पर बातें करना बेकार है। युद्ध की बिसात का सबसे अच्छा हिस्सा उसमें हिस्सा लेना है।
डिंग फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार लिन चेन छोटी लोमड़ी और बड़े सफेद भालू को नहीं लाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि छोटी लोमड़ी फिर से ऊपर जाने वाली थी और लिन चेन ने बड़े सफेद भालू को निगरानी के लिए छोड़ दिया। या यूं कहें कि एक साथी के रूप में, क्योंकि छोटी लोमड़ी का दिल अभी भी छोटा था और उसमें सुरक्षा की भावना का अभाव था। लिन चेन को शतरंज के कमरे में लाने के बाद डिंग फैंग ने कहा, मैं आपकी जीत की कामना करता हूं। लिन चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने यह अभियान चुना। कैंग माउंटेन अभियान का प्रारंभिक चरण। इस समय मानव जाति में अभी भी लड़ने की ताकत थी, संभवतः कैंग माउंटेन अभियान में सबसे आसान गतिरोध को तोड़ना था। ... मुझे लगता है कि हमें लोहा गर्म रहते ही चोट मार देनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। दुश्मन के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना आंख मूंदकर उसका पीछा करना समझदारी नहीं है। लिन चेन ने नींद में अपनी आंखें खोलीं और बहस करने वाली आवाजें सुनी। वह स्वयं इतिहास के विद्वान थे, इसलिए वे ये भी पहचान सकते थे कि कौन बहस कर रहा है। वर्तमान में कैंग पर्वत पर 3 सेनाओं का कब्जा था। सबसे पहले दक्षिण पर्वत संप्रदाय, जो ताएचु काल का एक साधना संप्रदाय है, जिसका नेतृत्व बाई जिंग कर रहा है, जो आक्रामक गुट का प्रतिनिधि है तथा हमले की वकालत कर रहा है। दूसरा उत्तरी प्रांगण, जो एक साधना संप्रदाय है जिसका नेतृत्व रूढ़िवादी गुट के प्रतिनिधि शिफैंग करते हैं। तीसरा यिन परिवार। यिन परिवार की एक प्रतिष्ठा थी जो उस समय कैंगलिंग प्राचीन देश के 4 प्रसिद्ध परिवारों में से एक था। बाद में उन्होंने राक्षस जाति का प्रतिरोध करके पुण्य अर्जित किया और वे अभी भी दिव्य राजधानी के 4 महान परिवारों में से एक थे। यिन परिवार की नींव गहरी थी, संप्रदायों को टक्कर देने के लिए एक ही परिवार पर्याप्त था। हालांकि यिन परिवार का नेता तीसरा प्रमुख यिन क्वान था, जो एक मध्यमार्गी था जो आक्रामक और रूढ़िवादी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखता था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने दोनों पक्षों के साथ तर्क किया तथा असंगत ढंग से अपनी बात रखी। लिन चेन को पूरी तरह पता था कि कई छात्र यिन क्वान के नजरिए से सोचते हैं। अगर उसे रूढ़िवादी या आक्रामक गुट में शामिल करके विचारों में एकता हासिल की जा सके तो युद्ध में सफलता मिल सकती है। लेकिन लिन चेन ने अलग सोचा। यिन क्वान को डगमगाना पसंद था, जो दर्शाता था कि उसका व्यक्तित्व पर्याप्त मजबूत नहीं था। तीसरा मुखिया होने के नाते वह मुख्य परिवार के फैसलों का पालन करना पसंद करता था। इसलिए किसी को इस अयोग्य नेता का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य 2 को निशाना बनाना चाहिए। लिन चेन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसका दृष्टिकोण 100% सही था, लेकिन पहले बहुत सी चीजों का प्रयास करना पड़ा। वास्तव में युद्ध न केवल शक्ति का बल्कि मानव स्वभाव का भी परीक्षण करता है। जब लिन चेन विचार कर रहा था, 3 पक्षीय बहस समाप्त हो गई थी और सभी लोग तितर बितर हो गए थे। रात हो जाने के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। लिन चेन को पता था कि मूलतः कैंग माउंटेन अभियान एक धीमी मौत थी। जैसे ही वे झिझके, राक्षस जाति ने पहले ही यहां घेरा डालना शुरू कर दिया। इस प्रकार चाहे आक्रमण हो या बचाव, निर्णय तुरंत लिए जाने की आवश्यकता थी। लिन चेन की पहचान दक्षिण पर्वतीय संप्रदाय के एक पशु प्रधान की थी, जिसकी ताकत वास्तव में तोप के चारे के बराबर थी। कोई यह कह सकता है कि ऐसा व्यक्ति यहां बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। ज़ियाओबाई, क्या तुमने आज दोपहर को कोई ऐसा आत्मिक जानवर देखा जिसे आसानी से धमकाया जा सके? लिन चेन ने पूछा। ज़ियाओबाई ने एक पल सोचा और वास्तव में सिर हिलाया। लिन चेन को बताया कि उसने एक जंगली सुअर देखा जो उससे बहुत कमजोर था। तो फिर कल चलो इसे ढूंढते हैं और इसे कड़ी टक्कर देते हैं। ज़ियाओबाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि यह अच्छा नहीं था। लिन चेन ने सलाह दी, जब मछलियां पकड़ना मुश्किल हो जाए तो आपको पानी को गंदा करना होगा। ज़ियाओबाई को स्वाभाविक रूप से समझ नहीं आया, लेकिन लिन चेन ने जो कुछ भी कहा उसने उस पर विश्वास किया। जंगली सुअर को धमकाना सरल और आसान था, इसलिए अगले दिन लिन चेन ने जंगली सुअर के पशु स्वामी को ढूंढ निकाला और उसे तथा आत्मिक जानवर को एक अच्छा सबक सिखाया। अरे तुम क्या कर रहे हो? जानवरों का सरदार थोड़ा हैरान हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन लिन चेन ने उसे मारा। जब तक उसने लिन चेन की दक्षिण पर्वत संप्रदाय की पोशाक नहीं देखी, वह तुरंत गुस्से में भाग गया और जल्द ही लोगों का एक बड़ा समूह आ गया। दूसरा पक्ष आक्रामक रूप से आया और लिन चेन की जान ले ली। इसकी खबर मिलते ही दक्षिण पर्वतीय संप्रदाय के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े। विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला का प्रथम विकास टीम। कुछ लोगों ने लिन चेन से पूछा कि क्या हुआ था, और लिन चेन ने जोर देकर कहा कि यह दूसरी पार्टी थी जिसने उसे उकसाया था।
कितनी नासमझी है। मैं खाना खा रहा था और तुम अचानक मुझे पीटने आ गए, जानवरों के सरदार ने नाराजगी से लगभग आंसू बहाते हुए कहा। लिन चेन को दोषी महसूस हुआ। उस व्यक्ति को वास्तव में बिना कारण कष्ट उठाना पड़ा। हालांकि यह एक शतरंज की बिसात है, हर कोई केवल एक मोहरा है। इसलिए लिन चेन अपनी कहानी पर अड़ा रहा कि दूसरा पक्ष ही पहले उकसाने वाला था। इससे दोनों पक्षों को यह विश्वास हो गया कि वे सही थे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें झगड़ा हो गया और यह एक सामूहिक लड़ाई बन गई। लगभग आधे घंटे के बाद अंततः इसने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बाई झेंग और दो अन्य लोग जल्दी से वहां पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ था। लिन चेन और उस बीस्टमास्टर को बाहर धकेल दिया गया। तुम बोलो, बाई झेंग ने लिन चेन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका रवैया बहुत मजबूत था। यदि वे सही होते तो बाई झेंग ने संभवतः उस बीस्टमास्टर को मौके पर ही दंडित कर दिया होता। लिन चेन ने कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया और इसे सुनकर बाई झेंग वास्तव में क्रोधित हो गया और कार्रवाई करना चाहता था। शी फैन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था और उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में यिन क्वान ने तुरंत शांति निर्माता के रूप में कार्य किया। लिन चेन चिंतित था, वह चाहता था कि वे दोनों लड़ें। फिर जो भी जीतेगा वही अपनी बात कहेगा। ये यिन क्वान क्या उपद्रव मचा रखा है। ये देखते हुए कि लड़ाई निश्चित रूप से नहीं होने वाली थी, लिन चेन के पास एक दूसरी योजना थी, क्योंकि उन्हें ये भी अनुमान था कि कोई हस्तक्षेप करेगा। इसलिए उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बाई झेंग से कहा, संप्रदाय नेता, मैं थोड़ी शिकायत सहन कर सकता हूँ, मुझे बड़ी तस्वीर खराब न करने दें। जंगली सुअर का पशु स्वामी यह सुनकर तुरंत असहाय हो गया और बोला, ये कितना अविवेकी है। न तो मेरे सुअर ने और न ही मैंने तुम्हें उकसाया था, और तुम तो बस अपना बैल लेकर आए और हम पर हमला कर दिया, और अब तुम ही हो जो यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। ये सुनकर बाई झेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और कहा, वह पहले ही खुद ही एक कदम पीछे हट चुका है, आपको और क्या चाहिए। युद्ध शतरंज की बिसात के बाहर डिंग फैंग एक स्थान पर बैठकर बिसात का अवलोकन कर रहा था। वृक्ष पूर्वज की मदद से वह अंदर की स्थिति को देखने में सक्षम हो गया। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया कि लिन चेन ने सक्रिय रूप से संघर्ष क्यों भड़काया, लेकिन अब उसे कुछ हद तक समझ आ गया था। शतरंज की तरह यदि कोई मोहरा राजा को पकड़ना चाहता है तो उसे पहले राजा के पास जाना होगा। बहुत से लोग इस शतरंज को हल नहीं कर सकते क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की पहचान के साथ इस स्थिर पूल को परेशान करना मुश्किल है। लिन चेन का दृष्टिकोण वास्तव में ताज़ा था। उसने बड़े टुकड़ों को हिलाने के लिए छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया। डिंग फैंग थोड़ा तनाव में था, ये सोचकर कि क्या कैंग माउंटेन अभियान को वास्तव में हल किया जा सकता है। जब डिंग फैंग गहन विचार में डूबे हुए थे तो अचानक माहौल गर्मा गया, क्योंकि दोनों नेता अपने शिष्यों के पक्ष में खड़े होना चाहते थे, जिससे वास्तविक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन लिन चेन को यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों मुक्केबाजों के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त होगा। लिन चेन ने आह भरी, ये सोचकर कि यह वास्तव में एक नारकीय कठिनाई थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी योजना उनके माध्यम से दृश्य को नियंत्रित करने की नहीं थी। उनका वास्तविक उद्देश्य एक ही था, बाई झेंग के करीब जाने के लिए। स्पष्टतः वह सफल हुआ। दोनों ने जोरदार लड़ाई की, लेकिन एक बार फिर यिन क्वान ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। उस रात लिन चेन बाई झेंग के तंबू के सामने आया, बाई झेंग को देखने की उम्मीद में। संप्रदाय के नेता आराम कर रहे हैं और बाहरी लोगों को नहीं देख रहे हैं। द्वारपाल शिष्य ने स्वाभाविक रूप से उसे रोक दिया। निम्न स्थिति के कारण लिन चेन बाई झेंग को नहीं देख सकता था। लिन चेन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, संप्रदाय के नेता मेरे लिए खड़े हुए और मैं उनके उपकार के लिए आभारी हूं, इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देने आया हूं। कृपया वरिष्ठ भाई, ये बात आप तक पहुंचाएं। दोनों गार्डों ने एक दूसरे को देखा और अंततः उनमें से एक अंदर चला गया। जल्द ही गार्ड बाहर आया और कहा कि बाई झेंग उससे मिलने को तैयार है। यह सुनकर लिन चेन ने राहत की सांस ली, हालांकि वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बाई झेंग ने संप्रदाय की एकजुटता के लिए एक महान कार्य किया था। स्वाभाविक रूप से वह चाहते थे कि इसका प्रचार किया जाए। इससे संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए तंबू में प्रवेश करने के बाद लिन चेन ने तुरंत झुककर कहा, शिष्य संप्रदाय नेता की सहायता के लिए आभारी है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम मेरे दक्षिण पर्वतीय संप्रदाय में प्रवेश कर गए तो कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। बाई झेंग की आवाज ऊंची थी, जिससे बाहर के लोग भी सुन सकें।
हालांकि उनका भावुक भाषण जल्द ही लिन चेन के शब्दों से बाधित हो गया। संप्रदाय नेता, आज की घटना के बारे में मैंने झूठ बोला। जैसे ही लिन चेन ने ये कहा, बाई जेन का चेहरा काफी बदल गया और लिन चेन की अभिव्यक्ति को देखकर इसमें हत्या के इरादे का संकेत भी दिखा। गतिरोध तोड़ना, कैंप पर्वत अभियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाई जेन ने गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया और लिन चेन को घूरने लगा। लिन चेन ने घबराई हुई अभिव्यक्ति का नाटक किया और सब कुछ विस्तार से बताया। ये सुनकर बाई जेन वास्तव में लिन चेन को मौके पर ही मार डालना चाहता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने ऐसा काम किया और फिर भी मुझे बताने की हिम्मत की। बाई जेन की आवाज तेज नहीं थी। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। पहला, इसे छुपाना। दूसरा, लिन चेन को शी फैंग को सौंपना। लेकिन लिन चेन बोला, संप्रदाय नेता, मैंने यह बड़ी तस्वीर के लिए किया। बड़ी तस्वीर? बाई जेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप जानते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है? लिन चेन ने कहा, न केवल हम, बल्कि निश्चित रूप से दानव जाति जानती है कि तीनों गुट एकजुट नहीं है। बाई जेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। लिन चेन ने जो कहा वह वास्तव में बकवास था। तीनों बड़ी सेनाओं की जनशक्ति लगभग आधी थी, शेष नागरिक योद्धा थे जो युद्ध के लिए जोश से भरे हुए थे। साफ शब्दों में कहें तो तीनों पक्ष अब प्रभुत्व के लिए होड़ में हैं। क्या संप्रदाय का नेता प्रमुख स्थान चाहता है? लिन चेन ने सीधे पूछा। क्या आपके पास कोई योजना है? बाई जेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लिन चेन को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो उच्च पद पर पहुंचना चाहता था। इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन चेन ने कहा, आज की लड़ाई निश्चित रूप से दानव जाति तक पहुंच जाएगी। वे इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे, हम इसे क्यों नहीं बनाए रखते? आप चाहते हैं कि मैं शी फैंग की बात सुनूं और बचाव का रास्ता चुनूं? बाई जेन को यह मंजूर नहीं था। संप्रदाय प्रमुख, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, लिन चेन ने कहा। आक्रमण करना और बचाव करना वास्तव में एक ही बात है, कुंजी जीत है। युद्ध जीतो और तुम लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकते हो। बाई जेन ने विचार किया। इस समय लिन चेन ने कहा, यदि संप्रदाय के नेता को यह नहीं पता कि कैसे शुरू करना है, तो मुझे भेजने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें वहीं मार डालेगा? बाई जेन ने पूछा। अगर मेरी मौत के बदले में कोई बड़ी जीत मिल सकती है तो मैं तैयार हूं, लिन चेन ने दृढ़ता से कहा। लिन चेन को इस तरह देखकर बाई जेन का रवैया बहुत बदल गया और कहा, अच्छा, दक्षिण पर्वत संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य। ... उस शाम बाई जेंग लिन चेन को शी फैंग के निवास पर ले गया। बाई जेंग, तुम बूढ़े चोर हो, तुम अभी भी लड़ते रहना चाहते हो? बाई जेंग को देखकर शी फैंग को गुस्सा आ गया। बाई जेंग ने उत्तर दिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका उत्तरी प्रांगण अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। वह हमारे संप्रदाय के शिष्यों के विपरीत जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। तुमने क्या कहा? शी फैंग और भी क्रोधित हो गया। इस बिंदु पर लिन चेन ने जल्दी से बात की और मामले को फिर से बताया। जब शी फैंग ने सुना कि लिन चेन ने स्वेच्छा से परेशानी पैदा की है, तो उसने वास्तव में एक हत्या का इरादा महसूस किया और कहा, युद्ध के दौरान मनोबल को परेशान करने के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। क्या तुम कम से कम पहले सुन तो नहीं सकते? बाई जेंग ने सीधे लिन चेन और जियाओ बाई को अपने पीछे कर लिया। स्वर्गीय ताइचू के समय चाहे शी फैंग हो या बाई जेंग, दोनों के पास खेती थी, खेती करने में सक्षम थे, इस प्रकार उनके पास आश्चर्यजनक शक्ति थी। लिन चेन ने देरी न करते हुए मामला समझाया। आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम अलग होने का नाटक करें? हाँ, लिन चेन ने कहा, एक बार जब आप अलग हो जाते हैं तो दानव जाति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उस समय इसे मुख्य युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग करें। ये सुनकर शी फैंग को कुछ प्रलोभन महसूस हुआ, लेकिन बाई जेंग ने कहा, आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? यह एक राष्ट्रीय मामला है, पहले इस लड़ाई को जीते, फिर वे जो भी सुनेंगे वह उन पर निर्भर है। ठीक है, शी फैंग ने अंततः सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या हमें यिन क्वान को इसके बारे में बताना चाहिए? बेशक, एक विश्वसनीय कार्य करने के लिए केवल हम दोनों ही दानव जाति को नहीं हरा सकते, बाई जेंग ने कहा। उस दिन वे तीनों चुपके से यिन क्वान के तंबू में गए और अगले दिन यिन क्वान का तंबू सीधे फट गया। अगले दिन ये खबर फैल गई कि बाई जेंग और शी फैंग पूरी तरह से अलग हो गए हैं। बाई जेंग ने मौके पर ही घोषणा कर दी कि वह दक्षिण माउंटेन संप्रदाय के लोगों को ले जा रहा है। यिन क्वान ने भी तुरंत घोषणा की कि वह बाई जेंग की सेना के साथ रवाना होगा। तीनों का अभिनय बहुत ही प्रभावशाली था, लगभग एक महान युद्ध जैसा।
शाम को लिन चेन भी टीम के साथ चले गए। वास्तव में बाई झेंग और यिन क्वान सहित मुख्य बल गुप्त रूप से पहाड़ पर लौट आए। वे एक गाड़ी के अंदर यात्रा करते थे ताकि बाहरी लोग उन्हें न देख सकें। सचमुच वह काफी चिंतित महसूस कर रहा था। यदि उनकी योजना उजागर हो गई तो उनकी पूरी टीम नष्ट हो जाएगी। इस तरह लिन चेन का समाधान भी विफल हो जाएगा। उनके प्रस्थान के मात्र 3 घंटे बाद ही पीछे से एक बड़ी लड़ाई की अफवाह फैल गई और छद्मवेशधारी टीम जल्दी से वापस लौट आए तथा लौटने में उन्हें 2 घंटे लग गए। जब वे कैंग पर्वत पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जमीन लाशों, मनुष्यों, राक्षसों और आत्मिक जानवरों से ढकी हुई थी। इसका वर्णन करने के लिए खून की नदियां कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे ही लिन चेन युद्ध की क्रूरता पर विलाप कर रहा था, अचानक दूर से शोर मच गया। हम जीत गए, हम जीत गए। यह एक मानवीय आवाज थी। लिन चेन को सुखद आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वह इसकी पुष्टि कर पाता, अचानक उसका दिमाग चकरा गया और वृक्ष पूर्वज की खोखली आवाज फिर गूंजी। शतरंज की बिसात की गणना। आपने खेल को बदल दिया है। 18 प्रमुख मोहरों को सुरक्षित रखते हुए कुल 153,701 सफेद मोहरे हैं। मूल्यांकन S। क्या ये खत्म हो गया? लिन चेन आश्चर्यचकित था। लिन चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़े खेल को प्रभावित करने के लिए छोटी चालों का उपयोग करने का उनका विचार वास्तव में सफल होगा। सबसे ज्यादा हैरान डिंग फैंग था। लिन चेन की तुलना में उसने लिन चेन की विजय विधि को शुरू से अंत तक ईश्वर की नजर से देखा। पिछली बार लिन चेन के दृष्टिकोण को चालाक नहीं माना गया था, लेकिन इस बार इसने डिंग फैंग को वास्तव में प्रभावित किया। उस समय लिन चेन जैसे कई प्रशिक्षु पशु स्वामी थे और जंगली सुअर जैसे कई साधारण पशु स्वामी थे। लेकिन क्या ये सिर्फ 2 लोग ही थे जो कैंग माउंटेन में गतिरोध के बुरे सपने को बदलने में कामयाब रहे? डिंग फैंग के अनुसार छोटे कदम बड़े कदमों को प्रभावित कर सकते हैं। यह अकल्पनीय था। अब भी अनगिनत लोग कैंग माउंटेन अभियान पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग तो ये भी अनुमान लगाते हैं कि बाई झेंग और अन्य को जीतने के लिए उन्हें दबाने के लिए किसी और भी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी। सभी को लगा कि केवल विशेषज्ञ ही इस खेल को बदल सकते हैं। लेकिन अब लिन चेन ने ये कर दिखाया, एक प्रशिक्षु बीस्टमास्टर की शक्ति के साथ। डिंग फैंग जानता था इस बार मामला बढ़ गया था। कैंग माउंटेन अभियान के विराम के साथ लिन चेन निश्चित रूप से स्पिरिट अकादमी के अभिलेखागार में दर्ज किया जाएगा। ये सोचते हुए डिंग फैंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी को कैंग माउंटेन गतिरोध को तोड़ते हुए देखेंगे। यद्यपि यह महज एक खेल था, इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था। इससे एक बात साबित हुई, कैंग पर्वत कोई गतिरोध नहीं था। स्वयं को एक टुकड़े के रूप में उपयोग करके सभी गतिरोधों को तोड़ा जा सकता है। जब डिंग फैंग ने कमरे में प्रवेश किया तो लिन चेन ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं। वह अभी भी उन घटनाओं को याद कर रहा था जो तब घटित हुई थी जब तक कि डिंग फैंग की उपस्थिति ने उसके विचारों को बाधित नहीं किया। लिन चेन उठे और झुके और डिंग फैंग ने उत्साह से कहा, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आपने इसके बारे में कैसे सोचा? लिन चेन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सफल होने की उम्मीद नहीं थी, बस मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बारे में सोचा। लिन चेन ने अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को भी समझाया। पहला है चेहरा। तीनों प्रमुख ताकतों के नेता अपना चेहरा नहीं खोना चाहते, प्रत्येक सत्ता के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए मैंने जंगली सुअर के पशु प्रमुख को चुना, जिससे निश्चित रूप से बाई झेंग का ध्यान आकर्षित हुआ। इस तरह छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े की आंख में प्रवेश कर सकता है। डिंग फैंग को अचानक एहसास हुआ, लिन चेन की चरण दर चरण रणनीति वास्तव में कुशल थी। प्रशिक्षक डिंग, मेरे इनाम के बारे में क्या? निश्चिंत रहो, डिंग फैंग ने कहा, आप स्पिरिट अकादमी में कैंग माउंटेन अभियान को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपके इनाम में निश्चित रूप से कमी नहीं होगी। विकास सामग्री के अलावा क्या आपको ज्ञान वृक्ष के साथ आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है? बेशक, लिन चेन ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक शक्ति में जियाओबाई की साधना एक लंबी यात्रा है। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ। डिंग फैंग लिन चेन और शियाओबाई को फीनिक्स ज्ञानोदय वृक्ष के नीचे साधना के लिए ले गया। फिर कहा, यहाँ एक पल रुको, मैं तुम्हारे इनाम का इंतजाम करके आता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। धन्यवाद प्रशिक्षक डिंग, लिन चेन ने कृतज्ञतापूर्वक झुकते हुए कहा। डिंग फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से झू टोन के दीन के आंगन की ओर चल पड़ा। स्तर 20 को पार करना, विकास से पहले की तैयारी। डीन का आंगन। उद्धरण चिन्ह
हम अमर जानवर आत्मा स्प्रिंग को खोलते समय किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। झूटोन चाय की मेज पर बैठे अपने बगल में बैठे ताओवादी झांग को देखते हुए बोल रहे थे। दाओवादी झांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, डीन, मैं कैसे जान सकता हूं कि पहले क्या आएगा, कल या दुर्घटना। बोलने के बाद ताओवादी झांग ने फिर से व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये हो सकता है कि इस साल मेरी किस्मत खराब है। झूटोन चुप रहा। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि ये सभी चीजें बायलिंग से संबंधित हो सकती हैं। इस बार अमर जानवर आत्मा वसंत के साथ बायलिंग भी जा रही है और इसका औचित्य ये बताकर बताएगी कि उसके पास एक यूनिकॉर्न है जिसे केंद्रित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिस पर छात्रों को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन झूटोन को चिंता थी कि इस बार अंदर जाने पर उन्हें फिर से दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इस बार यह सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि आधे साल के लिए होगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक आकृति आकाश से नीचे उतरी और झूटोन ने बिना ऊपर देखे ही कहा, डिंग फैंग, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई। जब से डिंग फैंग ने युद्ध शतरंज की बिसात संभाली है, वह शायद ही कभी डीन के प्रांगण में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच संबंध खराब है, बल्कि डिंग फैंग को रणनीति पढ़ना और शोध करना पसंद है, जबकि झूटोन अधिक क्रिया उन्मुख है, इसलिए वे वास्तव में कभी साथ नहीं रहते हैं। डिंग फैंग बैठ गया और तुरंत बोला, ये टूट गया है। क्या टूटा है? झूटोन और ताओवादी झांग ने जिज्ञासा से पूछा। कांग माउंटेन अभियान की पहली लड़ाई। ये टूट गई है, डिंग फैंग ने जल्दी से कहा। क्या? ये शब्द सुनकर दोनों चौंक गए और खड़े हो गए और ताओवादी झांग ने डिंग फैंग को घूरते हुए कहा, तुमने इसे तोड़ा। डिंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, युद्ध शतरंज छात्रों के लिए बनाया गया है, मैं इसे क्यों तोड़ूंगा। झूटोंग और ताओवादी झांग दंग रह गए। फिर पूछा, तो फिर किसने किया? लिन चेन। डिंग फैंग ने उनकी ओर देखा और एक एक शब्द कहा, लियूगु के अधीन एक छात्र, लिन चेन। लिन चेन। दोनों अचानक अपनी जगह पर जम गए। झूटोंग का चाय का कप पकड़े हुए हाथ अपनी जगह पर ही रहा और वह बार बार पूछ रहा था, नए छात्र वाला? हाँ। डिंग फैंग ने लिन चेन की इसे तोड़ने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। बस इतना आसान, बस इतना ही सरल है, डिंग फैंग ने उत्तर दिया। दोनों ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि इस ऐतिहासिक स्थिति को बदलने के लिए शतरंज की बिसात पर एक छोटा सा मोहरा वास्तव में बदलाव ला सकता है। तुम्हें तो बस एक सुअर को धमकाना था। ताओवादी झांग को अब भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि डिंग फैंग ने सही कहा, सबसे पहले यह कोई साधारण सुअर नहीं था, बल्कि शी फैंग के नीचे से आया था। दूसरा, यदि लिन चेन ने चतुराई से मार्गदर्शन करने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो संभवतः इससे केवल आंतरिक संघर्ष ही उत्पन्न होगा। झूटोंग ने सहमति जताते हुए कहा, इस लिन चेन में सचमुच प्रतिभा है। वह विशेष भर्ती स्थान के साथ नियमित कोटा भी तोड़ सकता है और अप्रत्याशित रूप से उसके पास सामरिक कौशल भी है। इसलिए मैं उसके लिए एक अतिरिक्त इनाम के लिए आवेदन करना चाहता हूं। डिंग फैंग ने लिन चेन का अनुरोध रखा। ये बहुत कम है। डिंग फैंग आश्चर्यचकित रह गया। कांग पर्वत अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक अतिरिक्त इनाम देना महत्वहीनता दर्शाता है। झूटोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लिन चेन से कहो कि वह 5 अतिरिक्त विकास सामग्री चुन सकता है और फीनिक्स ज्ञानोदय वृक्ष उसके लिए 2 अतिरिक्त महीनों के लिए खुल जाएगा। ठीक है। डिंग फैंग ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। युद्ध शतरंज को लंबे समय से इतना ध्यान नहीं मिला था। इसके अतिरिक्त लिन चेन का नाम स्पिरिट अकादमी की फाइलों में दर्ज करें और बाद में इसे डूबे पवेलियन भेजें। हाँ। डिंग फैंग ने झुककर प्रणाम किया और बिना चाय पिए ही चले गए। ये देखकर ताओवादी झांग ने कहा, वह इतना उत्साहित है, कोई सोच सकता है कि प्रशिक्षक डिंग ने इसे हल कर दिया है। तुम्हें कुछ नहीं पता, झूटोंग ने डांटा। डिंग फैंग ने कई वर्षों तक युद्ध की बिसात पर काम किया है और कैंग माउंटेन अभियान हमेशा से उसकी चिंता का विषय रहा है। साथ ही उन शहीद सैनिकों के वंशजों की चिंताएं भी, दाओवादी झांग ने कहा। झूटोंग ने सिर हिलाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा और कोई दूसरा लिन चेन नहीं होगा। ... 5 भाग। डिंग फैंग से यह खबर सुनकर लिन चेन लगभग उछल पड़ा। ये समाचार उनके लिए अत्यंत संतोषप्रद था। लिटिल फॉक्स की विकास सामग्री एकत्रित की गई तथा उसकी बचत को संरक्षित किया गया। उन्होंने तुरंत कहा, धन्यवाद प्रशिक्षक डिंग, ये डीन द्वारा दिया गया था। डिंग फैंग ने कहा, लेकिन फिर भी प्रशिक्षक डिंग की मदद से इसे रिले किया जा रहा है।
लिन चेन की प्रशंसा सुनकर डिंग फैंग जितना अधिक उसे देखता उतना ही वह उसे पसंद करता। ताकत और बुद्धि दोनों के मामले में दुर्भाग्यवश लियू गू पहले ही उसके पास पहुंच गया। उन्होंने लिन चेन से आगे कहा, फीनिक्स ज्ञानोदय वृक्ष आपके लिए 2 अतिरिक्त महीनों के लिए खोला गया है। यदि आपका आत्मा जानवर थक जाता है तो बस आराम करने के लिए वापस आ जाओ। लिन चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने जियाओबाई को 2 दिनों तक यहाँ चिंतन करने दिया, अंततः लिटिल फॉक्स की जड़ी बूटियां ली और अपने निवास पर लौट आए। इस समय तक स्पिरिट अकादमी ने यह बात पहले ही फैला दी थी। लिन चेन किस तरह का राक्षस है जो कैंग माउंटेन अभियान को तोड़ने में सक्षम है। अफवाह यह है कि उसने एक जंगली सुअर के जानवर को धमकाया जिससे यह उल्लंघन हुआ। लगता है वह भाग्यशाली है। बकवास बंद करो, प्रशिक्षक डिंग फैंग ने कहा कि विवरण का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन कई लोगों ने कोशिश की और अंत में कोई भी सफल नहीं हुआ। इन लोगों ने जो कहा वह झूठ नहीं था। डिंग फैंग ने पूरी अकादमी में ये खबर फैला दी लेकिन विवरण का खुलासा नहीं किया। एक दिन की छोटी सी अवधि में ही इसने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रयास करने के लिए आकर्षित किया। आखिरकार इसे पूरा करने पर एक बड़ा इनाम भी मिलता था, लेकिन परिणाम कोई भी सफल नहीं हुआ। कई लोग बाय झेन के करीब पहुंचने में भी कामयाब रहे लेकिन अंततः जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिससे पता चला कि यह वही थे जिन्होंने जानबूझकर युद्ध को भड़काया था। डिंग फैंग ने इसे पढ़ने के बाद गहराई से महसूस किया, लिन चेन की सोच सरल प्रतीत होती थी फिर भी यह अपूरणीय थी। लिन चेन लिटिल फॉक्स की जांच करने गया, जो लिन चेन द्वारा पूरी तरह से जाने दिए जाने के बाद एक स्तर ऊपर पागल बन गया था। कुछ ही दिनों में ये स्तर 19 तक पहुंच गया। अब वह आंगन में आग से खेलने में व्यस्त था। जियाओबाई, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी वरना बाद में लिटिल फॉक्स तुम्हें पकड़ लेगी, लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंह। जियाओबाई ने एक गाय की तरह आवाज निकाली जिससे पता चला कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। संपर्क टॉस, संपर्क टॉस, संपर्क टॉस, संपर्क।